जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर आ रहा होता है क्या कहते हैं, महंगाई में कम कर दूंगा, गरीबों को मदद करूंगा, इस तरीके की टैगलाइंस होती हैं उनकी। तो गवर्नमेंट का एम क्या होता है? इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना, उसकी इकोनॉमी को ग्रो करना, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना, प्राइजेस को लो रखना या स्टेबल रखना, यही एम होता है, राइट? और बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेटर करना। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब हम जो इम्पोर्ट कर रहे हैं और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका डिफरेंस, ट्रांजैक्शन जो है। बिल्कुल। अभी जैसे पाकिस्तान का करंट अकाउंट या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? सरप्लस में है या डेफिसिट में? डेफिसिट। जब वो डेफिसिट में होगा ना, आपकी करंट कंट्री की एक्सचेंज रेट या उसकी जो करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? एप्रिशिएट हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे और कम चीजें इंपोर्ट करोगे, तो आपकी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी, एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट हो जाएगा। ये चीजें समझ में आ रही? देखो मैंने क्या लिखा है, प्राइस स्टेबिलिटी और लो इन्फ्लेशन। पहले देखते हैं इन्फ्लेशन क्या है। द persistent increase in the general price level of goods and services over time। देखो, एक चीज की प्राइस बढ़ना इन्फ्लेशन नहीं होती। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन में कोई मसला तो नहीं है। इसमें क्या लिखा है? डेफिनेशन दोबारा पढ़ो। एक प्रोडक्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक। परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट। एक महीना प्राइस बढ़ना इन्फ्लेशन नहीं है, 2 महीना प्राइस बढ़ना इन्फ्लेशन नहीं है। जो पूरे साल में जितनी प्राइस इंक्रीज हो रही है ना, मतलब एक प्रोडक्ट की साल के स्टार्ट में थी 10 रुपए की और साल के एंड में है वो 20 रुपए की। ये मतलब वन टाइम इंक्रीज है ना। अगर 10 रुपए से डायरेक्ट 20 रुपए हुई है तो ये इन्फ्लेशन नहीं है। कंटिन्यूअसली राइज करे, 10 रुपए से 11 हो गई, फिर 13 हो गई, फिर 14 हो गई, फिर 16 हो गई, फिर 18 हो गई, क्योंकि मैं हमने 12 महीने में नोटिस किया कंजिकेटिवली। मतलब 2 क्वार्टर्स में, एक क्वार्टर में प्राइस तो बढ़ी हो, 3 महीने कंटिन्यूसली। सही है। और एक गुड की प्राइस नहीं, एवरेज प्राइसेस का मतलब क्या होता है? ऑल गुड्स, सारे गुड्स की प्राइस बढ़ी है। पूरी प्राइसेस 5% से बढ़ी पूरी इकोनॉमी की गुड्स की जो कॉमनली कंज्यूम्ड है। बट गाड़ियों की प्राइस 25% से बढ़ गई, क्या वो इन्फ्लेशन कंसिडर होगा? सिर्फ गाड़ी की नहीं। एक गुड बढ़ा है ना। जनरली सारी गुड्स की प्राइसेस बढ़ जाए तो वो इन्फ्लेशन है। और इन्फ्लेशन नेचुरली होती है, हम जानबूझ के नहीं करते। अगर मतलब 2%, 3%, 4% की इन्फ्लेशन है तो वो नेचुरल है। अगर इससे ज्यादा इन्फ्लेशन है, उसका रेट ज्यादा है, तो वो हाई इन्फ्लेशन है। और उसके बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकते हैं। नुकसान कैसे हो सकते हैं? कि जो पहला रीजन क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ लिविंग। हाई इन्फ्लेशन रिजल्ट्स इन दी कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब क्या है? कि मेरी जरूरतें तो उतनी ही हैं, लेकिन जो मेरी पैसों की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई है। यानी रियल इनकम कम हो गई है। पहले 100 रुपए में मैं 2 लीटर पेट्रोल भरवाता था अपनी बाइक में, अब 100 रुपए में मैं 1.5 लीटर भरवाता हूँ। पैसे वही हैं, लेकिन क्वांटिटी कम हो गई है। अब 2 लीटर भरवाने के लिए मुझे 130 रुपए देने पड़ेंगे। इससे क्या हुआ? इन्फ्लेशन तो हुई, लेकिन मेरी लाइफ पे भी कॉस्ट बढ़ गई कि सेम चीज के लिए मुझे अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े। एज प्राइस इंक्रीज वाइल इनकम्स रिमेन स्टैग्नेंट। अगर इनकम भी बढ़ रही है, प्राइसेस भी बढ़ रही, तो मसला नहीं है। लेकिन प्राइसेस तो बढ़ रही, लेकिन इनकम उतनी स्पीड से नहीं। जैसे तुमने सुना होगा हर साल लोगों की इनकम बढ़ती है 5%, मैक्सिमम 10%। तो अगर इन्फ्लेशन 5% है, मसला नहीं है। 8% है, मसला नहीं है। 10% है, मसला नहीं है। नो गेन नो लॉस। जितनी इन्फ्लेशन बढ़ी उतनी प्राइसेस भी बढ़ गई। लेकिन इन्फ्लेशन हो 25% से और आपकी सैलरी बढ़े 10% से, तो कितने परसेंट का लॉस है? 15% का। तो ये चीजें, as prices increase while incomes remain stagnant, the purchasing power diminishes। यानी कम हो जाती है, तो तुम चीजों को परचेज करने की जो तुम्हारी कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मैंने तुम्हें बोला ना कि मैं पहले 100 रुपए में बहुत सारी चीजें खा सकता था। पहले 100 में मैं एक पिज्जा और एक
ड्रिंक पीता था। अब 100 रुपीज में मैं सिर्फ आधा पिज्जा और एक ड्रिंक पी रहा हूँ, मतलब मेरा पेट कट गया, मेरी हेल्थ कट गई, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो गई। डोमेस्टिक गुड्स बिकम मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू द फॉरेन प्रोडक्ट्स। लोकल गुड्स होती हैं वो महंगी हो जाती हैं। जब लोकल गुड्स महंगे हो जाते हैं तो इसका मतलब कि जब मैं किसी दूसरे को बेचूंगा उसको भी महंगे मिलेंगे, यानी जब मैं वो एक्सपोर्ट करूंगा तो वो बोलेगा भाई ये तो पहले से बहुत महंगा हो गया। तो हम इंटरनेशनल मार्केट में लेस कॉम्पिटिटिव भी बन जाते हैं। फिर इससे नुकसान क्या होता है, जो लोकल इंडस्ट्रीज होती हैं वो शट डाउन हो जाती है, उनकी कॉस्ट कवर नहीं होती, तो हो सकता है वो नियर फ्यूचर में बंद भी कर जाए, डिक्लाइन इन द इंडस्ट्री, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए, ये सारी चीजें हो सकती है। राइजिंग प्राइस टेम्पन, प्राइजेस तो बढ़ गई, अब मेरी इनकम नहीं बढ़ी, तो अब मुझे उस 100 रुपी में ही अपना फ्यूल को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगी, फ्यूल की डिमांड कम हो गई, पैसे तो बढ़ गए लेकिन उसकी वैल्यू नहीं बढ़ी, उल्टा कम हो गई, कंज्यूमर डिमांड कम हो जाती है, लीडिंग टू अ डिक्रीज इन ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारा जो जीडीपी है वो कम होना शुरू हो जाएगा। बिजनेस फेस हाइयर कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वेजेस, अदर ओवरहेड्स, जैसे ये बोल रहा था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगी, भाई मेरे एक्सपेंसेस बढ़ गए, मैं बोल रहा हूँ मेरी सैलरी बढ़ाओ, सैलरी, एक फर्म अगर सैलरी बढ़ाएगा तो उसकी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ जाएगी, वो जेब से तो पैसे नहीं देगा ना। स्क्वीजिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, और डिस्करेजिंग इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन। मुझे पता है अब कभी भी डिक्लाइन आ सकता है तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट भी विथड्रॉ कर लूंगा और बिजनेस को एक्सपेंड भी नहीं करूंगा। और जाहिर है जब भी इन्फ्लेशन होती है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, और इंडिविजुअल्स और फैमिलीज के लिए उस नेसेसिटीज को अफोर्ड करना और उनका अपना लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारे हिसाब से इन्फ्लेशन का किसको होता है, रिच को या पुअर को? रिच को, पुअर को, या मिडिल क्लास में? मिडिल क्लास नहीं पुअर। सबसे ज्यादा पुअर को, फिर उसके बाद मिडिल क्लास को, फिर उसके बाद रिच को। नहीं, फर्क नहीं पड़ता, कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, मतलब जो पुअर बंदा होता है उसकी, मतलब एक मजदूर है, सारा दिन मजदूरी करता है, पूरा दिन, एक चौकीदार है जो बेंगलोर में खड़ा होता है, उसकी सैलरी 30,000, 35, 40, महंगाई बढ़ गई 25 से 30%, उसके ओनर बोलेंगे भाई तेरी 30 कर देंगे, 20% सैलरी बढ़ाएंगे, अब वो थोड़ी अपनी सारी जिंदगी के खर्चे उसमें से, मुश्किल हो जाएगा ना उसके लिए। तो इसको कहते हैं फिक्स्ड इनकम अर्नर सफर। फिक्स्ड इनकम अर्नर्स के जिनकी सैलरी या इनकम बढ़ नहीं सकती, बिजनेस में तो सेठ आदमी है, वो कुछ एक पैसी मार्केटिंग लगाएगा। इन समरी, वाइल सम लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड इन इकोनॉमी, मतलब इन्फ्लेशन का होना भी जरूरी है, अगर इन्फ्लेशन नहीं हो रही तो उसका मतलब क्या, हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। हाई इन्फ्लेशन कैन इरोड परचेजिंग पावर, hinder economic growth, reduce competitiveness, and ultimately lower the overall quality of life of citizens। मतलब ज्यादा इन्फ्लेशन तो नुकसान ही नुकसान है। अगर हम इन्फ्लेशन को एम करते हैं या डिजायरेबल करते हैं, वो 2% से मैक्स 5%, इसको हम कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये इकोनॉमिक्स में पढ़ी हुई, क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब जो स्लोली स्लोली प्राइसेस बढ़ रही हैं। अब देखो तुम्हें मैंने फीस का कहा, मैंने बोला 10,500 दे देंगे, फिर अगले साल मैंने बोला 11,000, अगले साल बोला बुरा नहीं लग रहा, 5-5 हजार बढ़ाऊंगा तो डिमांड ही खत्म हो जाएगी ना, तो जड़ से उखाड़ने वाली बात है। अब लो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट नेवर एम्स फॉर जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, वो कहती है इसको हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते, इसको जितना लो करें उतना ही बेहतर। जब नुकसान हो रहा होता है ना, तुम्हें पता है नुकसान को तुम अवॉइड नहीं कर सकते, फिर तुम क्या कोशिश करते हो, जब नुकसान हो ही तो रहा है तो कोशिश करते कम से कम। अनएम्प्लॉयमेंट का एक ये मसला है, जब आपके लोग काम नहीं करेंगे, पैसे नहीं कमाएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे, चोरी करेंगे, लोगों को लूटेंगे, उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, फजूल काम जितने भी इकोनॉमी में होते सारे वही करेंगे, ब्लैक मार्केट चलाएंगे, यही काम करेंगे। जब तुम्हारे पास इतनी फैसिलिटीज होंगी तुम ये काम क्यों करोगे, तुम चाहोगे मैं इज्जत की रोटी खाऊं,
तुम थोड़ी चाहोगे मैं रोज पुलिस स्टेशन में बैठा हूँ। तो इसीलिए गवर्नमेंट का ये एम है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट को जितना कम से कम कर सकते हो, ताकि इससे फिर तुम्हारी इकोनॉमी प्रॉस्पर हो जाएगी। और ये वो वाली सिचुएशन होती है जब तुम्हारी इकोनॉमी में जो वर्कर्स होते हैं वो केपेबल होते हैं और विलिंग टू वर्क होते हैं, लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिलती, तो उसकी वजह से वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट करते हैं। ये सब मैंने लिखा भी हुआ है, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें सब समझ में आता। सही है। और अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का इनवर्स रिलेशनशिप, अगर ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लेशन होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम होगी। ऊपर हमने इकोनॉमिक साइकिल में पढ़ा था, अगर मैं बूम पे खड़ा हूँ, स्पेंडिंग सबसे ज्यादा है, इनकम सबसे ज्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट सबसे लोवेस्ट है, तो ये उससे भी तुम लिंक कर सकते हो। और अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो जाहिर इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो फिर ये सारी नेगेटिव चीजें करोगे, लिविंग स्टैंडर्ड खराब होगा, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं होंगी, और गवर्नमेंट के बजट पे डेफिसिट होगा, मतलब गवर्नमेंट का जो बजट है ना उस पर बर्डन होगा। बिजनेसेस काम नहीं कर रहे, टैक्स कम हो गया और गवर्नमेंट को स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, चाहे लोग भूखे थोड़ी मरेंगे यार, आप गवर्नमेंट हो, आप संभाल लो इन लोगों को। तो आप उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दोगे, इंश्योरेंस दोगे, हेल्थ फैसिलिटीज दोगे, या उनके लिए कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग करोगे, स्कूल्स खोलोगे लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए, वो तुम अपने जेब से पैसे दे रहे हो ना। दूसरे प्रोजेक्ट्स को तुम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर रहे हो, फॉरगो कर रहे हो। पेंशन होता है ना वो रिटायर्ड लोगों को मिलता है, अनएम्प्लॉयड बेनिफिट्स जो होते हैं ना वो बेरोजगारों को मिलते हैं। जो बंदा काम करने के लिए रेडी है और कर भी सकता है बट उसको नौकरी नहीं मिली, मैं तो रेडी हूँ ना, मुझे काम नहीं मिल रहा, तुमसे मेरी क्या गलती है। तो गवर्नमेंट बोलती है कोई मसला नहीं, हम आपको थोड़ा सा कंसेशन देंगे ताकि आप अपना खाना पीना तो सही खा सको, वरना वो भी नहीं गया तो वो बीमार होकर मर जाएगा और मसला, लेबर फोर्स कम हो जाएगा। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ मैंने तुम्हें बता दिया था, राइज इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सही। जीडीपी इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या है, इनकम्स लोगों की बढ़ रही हैं, जनरली लोगों की इनकम्स बढ़ रही है और लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इंटरनेट चल रहा है, रोड अच्छे बने हैं, ट्रेड हो रही है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। जब रिसेशन में जीडीपी कम होता है तब क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, लोअर लिविंग स्टैंडर्ड हो जाता है, और जितने भी एक सोसाइटी में इविल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स की जो रूट कॉस्ट होती है, वो रिसेशन में ही जनरेट होती है। फेवरेबल सिचुएशन क्या है कि एक्सपोर्ट्स ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स होना चाहिए, ये फेवरेबल है, ये अनफेवरेबल है। इससे एक्सचेंज रेट जो होता है आपकी करेंसी का वो वीक होता है, और इससे एक्सचेंज रेट आपकी करेंसी का इंक्रीज होता है। पाकिस्तान को ही ले लो ना, इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, करेंसी वीक से वीक होती जा रही है। जापान है, यूएस है, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, करेंसी और स्ट्रांग होती है। वो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट को हम डिस्कस नहीं कर रहे। एक्सचेंज रेट बेसिकली क्या होता है, वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ, ऐसे ही होता है, जैसे ये लिखा हुआ है, $1 इक्वल्स टू 280 रुपीज, यानी $1 पाकिस्तानी 280 रुपये। और यहीं पे मैं लिख देता हूँ $1 50 AD का, दिरहम्स का। मतलब इसका मतलब क्या है कि एक्सचेंज रेट डुअल ट्रेड है, मतलब एक करेंसी बेचोगे तो दूसरी मिलेगी, ऐसे नहीं कि मैं तुम्हें रुपीज दूं और, तो ये हमेशा होता है जब आप ट्रेड कर रहे होते हो तो ये चीजें आती है। और इसमें लिखा है डेप्रिसिएशन मेक्स इंपोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव, जब करेंसी वीक होगी इंपोर्ट्स और महंगी हो जाती है, ये चीज तुम फील कर सकते हो पाकिस्तान में बैठ के, which can help reduce trade imbalances over time by making domestic goods relatively cheaper for foreign buyers। जब हमारी करेंसी वीक हो रही होती है ना तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी चीजें सस्ती हो रही होती हैं, तो चांस अच्छा होता है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ा लें, बट रिसोर्सेज ही नहीं है तो क्या बढ़ाओगे। और जब एक्सपोर्ट करेंसी स्ट्रांग हो रही होती है तो हमारी चीजें फॉरेन में
महंगी हो रही होती है। While this may initially boost economic output, it could lead to over-reliance on external markets and neglect of domestic consumption. जब ज्यादातर एक्सपोर्ट करोगे तो दुनिया में कोई मसला वसला होगा तो तुम्हारी एक्सपोर्ट तो रुक जाएगी। इससे कोविड में क्या हुआ था, हर जगह एयरपोर्ट बंद हो गए थे, शिपमेंट्स वगैरह बंद हो गई थी, सस्ते में चीजें मिल रही थी। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज थी ना, वहाँ पे मुफ्त में, मतलब बहुत कम प्राइस पे चीजें मिल रही थी। तो एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंड करोगे तो जब बाहर कोई मसला होगा तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। It could lead to over-reliance on external markets and neglect domestic consumption, potentially hindering long-term economic stability. इससे आपकी economic stability रुक जाती है। Redistribution of income, मतलब वर्ड से ही पता लग रहा है रीडिस्ट्रीब्यूट, मतलब किसी को हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ चेंजेस कर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब इनकम को हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब एक अर्न इनकम को हम दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो effective income distribution is crucial for reducing income inequality and promoting overall economic well-being. जिसका मकसद ये होता है कि जो पुअर पीपल है उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करना, यानी जो रिच है रिच होता जा रहा है और जो पुअर है पुअर होता जा रहा है, उनके जो बीच में गैप आता है ना, उसको कम करने को इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन जितना फेयर हो, इक्विटेबल हो, उतना ही अच्छा है। पहला इसका इफेक्ट क्या होता है, पुअर इनकम इनइक्वालिटी एक्सेलरेट्स सोशल डिस्पैरिटीज, रिच पुअर गैप, डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह की चीजें बहुत होने लगती है। दिस कैन लीड टू सोशल अनरेस्ट, डिक्रीज सोशल कोहेजन एंड रिड्यूस ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस। होता है ना अक्सर, जिसके पास पैसे ज्यादा होते हैं वो बोलते हैं ये बड़ा आदमी बन गया है, ईगो बन गया, मतलब वो उससे वो फिर उसकी जो एनर्जी होती है, जो एक कोहेजन होता है, यूनिटी, वो मैच नहीं होती। मतलब एक खुद को बहुत सुपीरियर फील करता है और एक खुद को बहुत इंफीरियर फील करता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ये एम करती है, व्हेन इनकम इज कंसेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल्स, मतलब अगर दुनिया की सारी दौलत है, कंट्री की सारी वेल्थ कुछ लोगों के हाथ में होगी, तो इनकम डिस्पैरिटी या ये सारी चीजें तो होंगी। जैसे पाकिस्तान का एक, मैं जो समझता हूँ यही प्रॉब्लम है कि जब हमारा कंट्री आजाद हुई थी ना, तो जो इनहेरिटेड लैंड्स थी ना, जो लैंडलॉर्ड्स थे या जो वडेरे थे, उनसे वो लैंड को मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से जो अमीर थे वो अभी भी अमीर है। लेकिन दुनिया में जैसे इंडिया में, इंडिया में ये लैंड लॉर्ड वाला सिस्टम नहीं है। होगा गांव देहात में होगा, बट वैसा सिस्टम नहीं। जैसे पाकिस्तान नई कंट्री स्टैब्लिश हुई तो उन्होंने वो पूरे लैंड लॉर्ड जो स्ट्रक्चर था, ओल्ड स्ट्रक्चर था, उसको डिमोलिश कर दिया। और जब प्रॉपर्टी या जो रिसोर्स एक बंदे के हाथ में होता है, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबलाइज, मतलब रिस्ट्रिक्ट हो जाती है एंड हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ अ रोबस्ट कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी। और इससे अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड हो जाती हैं, as those born into the poverty face greater barriers to access education, healthcare and other essential services। अब जैसे हमारे यहाँ गरीब बंदा होता है, एक तो उसको 3 टाइम खाने को ही नसीब नहीं होता, वो कहाँ से अच्छे हॉस्पिटल में जाएगा, कहाँ अच्छी एजुकेशन हासिल करेगा। जैसे जर्मनी है, वहां पे आई गेस एजुकेशन फ्री है, जापान है हेल्थ केयर फ्री है। ये जो सोशल एक्टिविटीज होती है ये इसीलिए करते हैं ताकि लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो, इनइक्वालिटी खत्म हो। In summary, maintaining balance of payments, stability, and achieving effective income distribution are both essential for fostering sustainable economic growth. इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ जीडीपी बढ़ने से नहीं आती, इकोनॉमिक ग्रोथ आपके लोगों की ग्रोथ होने से आती है। लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो, एजुकेशन बेहतर हो, यूटिलिटी पर कैपिटा बेहतर हो, एनवायरनमेंट पर पर्सन, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। अब ये सारी चीजें होंगी तो ही आप अपने
मैक्रो इकोनॉमिक एम्स को अच्छे से अचीव कर पाओ। आपका लीवर हेल्थी नहीं है तो वो काम किस स्टेट ओन बेनिफिट्स पे डिपेंडेंसी क्रिएट करेगा, अनएम्प्लॉयड होगा, रिसोर्सेज वेस्ट होते रहेंगे। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं।